8. अननोन नंबर पर मैसेज भेजने के बाद एमिली को इंतजार है उसके रिप्लाई का। आधी रात बीत चुकी थी और गोलियों ने एमिली को छुआ भले ना हो, लेकिन उसे ट्रिगर कर दिया था। वो अब बाहर से अंदर आती है और अपनी चेयर पर बैठकर रिप्लाई के लिए बेसब्र हो रही थी। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते पढ़ते उसकी सांसें तेज हो जाती है। उस मैसेज में लिखा था, अगला पार्सल कल मीटिंग में मिलेगा। एमिली तुरंत रिप्लाई करती है, वेटिंग। अब एमिली ने एक खुशी से भरी सांस ली। उसे अब उस पल का इंतजार था जब उसका पागल घोड़ा यानी मैथ्यू इस केस की पहली लीड के बारे में बताएगा और दूसरी तरफ वो पार्सल उसे मिलने वाला था। इसी दौरान कुर्सी पर बैठे बैठे उसे नींद आने लगी और अचानक ही किसी ने उसे जगाया। एमिली! ओह या सॉरी नीनू। नयन इतना सुनते ही ठहर सा गया। उसके मन में मोहब्बत के सितार बज उठे जो पहले कभी इस इमली ठाकुर के दिल में भी बजा करते थे। नयन एमिली की गहरी आंखों में देखता ही रह गया। नीनू, तुम्हें पता है पहले अक्सर तुम मुझे इस नाम से बुलाती थी। नयन, आई थिंक हमें अभी इस पर बात नहीं करनी चाहिए। बाय द वे, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। आई थिंक अब सब आ गए होंगे। क्या अब हम इस केस के बारे में डिस्कस करें? हाँ, तुम्हारा वो पागल घोड़ा आ गया हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में, वेट कर रहा है। चलो। हाँ, आज से सस्पेक्ट्स लिस्ट खुलनी शुरू हो जाएगी। वैसे उस औरत की रिपोर्ट मिली तुम्हें अब तक? ओ, मैं तो सो रही थी ना, पर मैं खुद वो रिपोर्ट मंगवाऊंगी। तुम सिर्फ अब इस पर फोकस करो। ओके, कम। दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में दस्तक देते हैं। सामने मैथ्यू मुस्कुरा रहा था। फिर वो बोलता है, गुड मॉर्निंग, द जासूस ऑफ किनारा नगर। व्हाट अ डेडिकेटेड लेडी। मैथ्यू के सरकाज़म पर कोई कुछ नहीं बोलता तो मैथ्यू भी चुपचाप खड़ा हो जाता है। लेकिन तब एमिली उसका पूरा टीम से इंट्रो करवाती है। टीम में वो ऑफिसर भी शामिल है जो अब तक थाने में एमिली को रिपोर्ट कर रहा था। एमिली मैथ्यू को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है, आप सबको इनके आने का पता तो चल गया होगा और जितना मैं जानती हूँ इस आदमी ने अपना इंट्रो खुद भी दे दिया होगा। तो मिस्टर मैथ्यू, अपनी लीड्स के बारे में बताकर हमारी सुबह सच में गुड कर दीजिए। मैथ्यू ने अपने क्लू और लीड को उजागर करना शुरू कर दिया। वो एमिली के करीब जाकर धीमे स्वर में बोला, जैसे दीवारों के भी कान हो। इस शहर में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है। उसने करीब झुकते हुए कहा, किनारा नगर का एक छिपा हुआ इतिहास है और मुझे इसका सबूत मिल गया है। इतना बोलने के बाद उसने सबके सामने एक फटी हुई मैगजीन रखी जिसके पन्ने हैंड रिटन नोट्स, मैप्स और तस्वीरों से भरे हुए थे। मैगजीन को पूरी टीम को दिखाते हुए मैथ्यू बोला, मेरी शुरुआती जांच जो मैंने शहर में एंट्री के साथ ही शुरू कर दी थी। मेरा मानना है कि एमएलए की हत्या शहर में शक्तिशाली परिवारों से जुड़ी एक पुरानी साजिश से जुड़ी थी। अच्छा, तो आप सबको ये बताएंगे कि ये मैगजीन हमारे केस से कैसे रिलेट कर रही है? इस जर्नल में जो नोट छपे हुए हैं वो सौरभ चौहान के दिवंगत दादा के थे जो एक शहर के इतिहासकार थे। नोट्स के हिसाब से साजिश एक गुप्त समाज के इर्द गिर्द घूमती है जिसने दशकों तक इस शहर की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। हालांकि इस पॉलिटिकल गेम में एमएलए भी शामिल था या नहीं ये क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अब तक हुए मर्डर्स की गुत्थी इन नोट्स और मैप से सुलझ सकती है। एंड व्हाट अबाउट टैटूज? उनके बारे में भी आपने कुछ तो पता कर लिया होगा मैथ्यू जी। ऑफ कोर्स मैडम, वो निशान सिर्फ आपके घर से कनेक्टेड नहीं है। ये शायद संयोग है जिसका फायदा उठाया कातिलों ने, लेकिन एमएलए के शरीर में उकेरे गए रहस्यमय निशान ने एक गहरे एजेंडे का इशारा किया है और इस एजेंडे में दो आदमी सबसे बड़े सस्पेक्ट हैं। कौन? और ये बात तो पहले बोलनी चाहिए। कौन है वो तो सस्पेक्ट? एमएलए की प्रेजेंट वाइफ सुलोचना चौहान जो अब तक गायब है, और साथ में डॉक्टर प्रथमेश कुलकर्णी। एक मिनट, वेट मिस्टर थॉमस, थम जाइए। हम तब से आपकी बातें सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बकोगे।
डॉक्टर प्रथमेश कुलकर्णी का नाम लेने से पहले हमारे पास उनके खिलाफ ठोस वजह होनी चाहिए। एमिली, डॉक्टर कुलकर्णी वो इंसान है जिन्होंने अब तक हुए हर मर्डर को देखा है और इस शहर की फेमस हस्तियों में शामिल होने के बाद भी जिंदा हैं, बेखौफ हैं। इसका यही मतलब है कि उसे पता है कि उसे कोई नहीं मारने वाला। ओके, थैंक यू मैथ्यू। आप सब इस मैगजीन को स्टडी करिए। मैं इस जर्नल का असली सच जो निकाल के दे सकती है उससे बात करती हूँ। कौन? कहीं तुम सारा की बात तो नहीं कर रही हो? क्या लगता है तुम्हें कोई और हो सकता है? क्यों, तुम्हारा ये पागल घोड़ा बस इतनी इन्फॉर्मेशन देगा? लगता है मैथ्यू सर को अपना काम अधूरा छोड़ने का शौक है, फिर वो केस हो या शादी। यू बास्टर्ड, तुम्हें हमारी शादी की बात करने का कोई हक नहीं है। जस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ योर एमिली। मैम। मैथ्यू, बिहेव योरसेल्फ। ये बात करते हुए तुम्हें अचानक से दौरा क्यों पड़ता है? और ये तुम्हारा पुराना आशिक, इससे मुझसे क्या तकलीफ हो रही है? स्टॉप इट गाइस। दिखता नहीं है सालों तुम दोनों को कि कहाँ खड़े हो, किसके सामने खड़े हो? आपस में गली के कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। नाउ फोकस ऑन योर वर्क, गो। लिसन ऑफिसर, इस मैगजीन की एक कॉपी मेरी कार में डालो, मैं कुछ वक्त में वापस आ रही हूँ। श्योर मैम, लेकिन डॉक्टर कुलकर्णी की ऑफिस से उस औरत की फाइल को लेकर अभी तक कोई नहीं आया। इतना सुनते ही एमिली का चेहरा सुर्ख होने लगता है और वो बात संभालने के लिए ऑफिसर से बात घुमाती है। तुम सारे मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि सालों खुद ही सारे तीर चला लोगे? हाँ, मैं डॉक्टर के कांटेक्ट में हूँ और फॉरेंसिक जाकर मैं खुद कलेक्ट करूंगी। अब तुम जा सकते हो। ओके, सॉरी मैम। हाँ, मैं मैगजीन आपकी कार में रख देता हूँ। बेटर। लगता है मुझे अब अपना सीक्रेट गेम और संभाल के खेलना होगा। वैसे भी डॉक्टर का बच्चा अब मैथ्यू की रडार में है। वो उसे इंटरोगेट करे उसके पहले मुझे उस पंजाबन को वहां से कहीं सेफ जगह पर शिफ्ट करना होगा। खैर, अभी मुझे इस इंटरेस्टिंग मैगजीन पर फोकस करना है। काश ये सारा की बच्ची कॉल उठा ले बस। फोन उठा, वेंचो, औरत उठा। हे बेब, वैसे मुझे लगा ही था कि इस केस में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। वैसे अब तो जीजू भी आ गए हैं। देखो सारा, मैं मैथ्यू के बारे में बात नहीं करना चाहती अभी, लेकिन मैं एक जगह का एड्रेस बोल रही हूँ, वहां आ जाओ। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ एंड हमारे बीच के डिफरेंसेस हम बाद में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। ओके बेब्स, सेंड मी द एड्रेस, मैं आ रही हूँ। सारा एमिली के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है। उसके ठीक सामने रुकी एक कार में एमिली थी। दोनों कार से उतरकर एक दूसरे के सामने आते हैं और तब सारा उस जगह लगा बोर्ड पढ़ती है जहां लिखा था लोकल हिस्टोरिकल लैब। कुछ पलों में सारा को समझ आ जाता है कि एमिली ने उसे क्यों बुलाया है, क्योंकि वो उस मैगजीन को देख लेती है जो इस वक्त एमिली के हाथ में है। दोनों लैब की तरफ बढ़ते हैं। एमिली लैब को संभाल रही एक औरत को आवाज लगाती है। खमा खड़ी, हम इस शहर के इतिहास के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। ठीक है, आप सही जगह पर आए हैं। मैं मालिनी हूँ, यहाँ की लाइब्रेरियन। बताइए, मैं किस चीज में आपकी मदद कर सकती हूँ? क्या हम इस मैगजीन को सीक्रेट रखें? हाँ, हमें इस शहर के एक गुप्त समाज के बारे में जानना है। ओह, वो पुरानी अफवाह। लोग सालों से इसके बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन कभी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। लेकिन मर्डर जरूर होते हैं और कातिलों का आता पता नहीं है। अब हमारे पास ये बात मानने के लिए सबूत है पहले से, लेकिन क्या आप हमें कुछ दिखा सकती हैं? यहाँ कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें हैं। आप जो खोज रहे हैं उस पे कुछ रोशनी पड़ सकती है। सारा और एमिली दोनों दस्तावेजों को पढ़ना शुरू करते हैं। एक पन्ना देखते ही एमिली भौचक्का रह जाती है, क्योंकि उन दस्तावेजों में एमएलए सौरभ चौहान के दादा के जमाने की तस्वीर थी, जिसमें उनका पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों के बारे में कोई जानकारी दस्तावेजों में नहीं थी। लेकिन जैसे ही एमिली और सारा ने दस्तावेजों की पहेली को सुलझाने की कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि साजिश सिर्फ सत्ता और धन के बारे में नहीं थी। ये मर्डर्स का सिलसिला किसी खास को बचाने के लिए था, और उस खास के बारे में शायद एमएलए को पता चल गया, इसीलिए उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। फिर उन दस्तावेजों में मिली एक तस्वीर का चेहरा डॉक्टर कुलकर्णी से मिल रहा था। एमिली सारा से फुसफुसाकर बोलती है, ये डॉक्टर भी कुछ छुपा रहा है मुझसे। यहाँ जितने भी ताकतवर लोग हैं, उनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अगर एमएलए को डॉक्टर जानता है तो आई एम श्योर उसको पता है कुछ। बेब, अब तो किसे कॉल लगा रही है? लिसन ऑफिसर,
मुझे डॉक्टर कुलकर्णी ने कितने केस संभाले उनकी लिस्ट चाहिए। और हाँ, सौरभ चौहान के पेरेंट्स इन सबकी कुंडली निकालो। यस मैम। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तूने डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देखे? उसमें सौरभ चौहान और उसके दादा की फैमिली बहुत बड़ी है। इतने सारे लोगों का परिवार कहाँ गायब हो गया? और उसके दादा की मौत कैसे हुई ये उस डॉक्यूमेंट में नहीं था, लेकिन जिन लोगों का सच हम जानने गए थे वो सब इस सौरभ के घर से जुड़े हैं। डू यू मीन सौरभ की हत्या उसकी किसी फैमिली ने ही की है? उसकी हत्या उसने की है जो सौरभ चौहान और उसके पावर से हैरेस्ड था। इन डॉक्यूमेंट से ये तो साफ हो गया कि इस शहर पर सौरभ चौहान और उसके पुरखों का कंट्रोल था। और हो ना हो, मर्डर्स के पीछे कोई ऐसी वजह है जिसके सामने आते ही पूरे शहर में भूचाल आ जाएगा। शायद इसलिए ही आज तक मर्डर कभी पकड़ा नहीं गया। बेब, गुत्थियां उलझ रही हैं। डॉक्टर कुलकर्णी का सौरभ चौहान की तस्वीर में होना और नयन का अपनी बहन को छिपा कर रखना, दोनों ही इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारा साथ देने वाले लोग भी अपने साथ कई रहस्य छुपा कर बैठे हैं। तुम सही हो, मुझे अब मेरे तरीके से नयन और कुलकर्णी को लपेटना होगा। लेकिन मुझे सौरभ चौहान और इस मैगजीन में बने मैप्स का सच चाहिए। हो ना हो, कुछ तो ऐसा है जिसे पाने और छुपाने के लिए इस शहर में दो तरफा जंग हो रही है। ओके बेब, तुमने अच्छा किया जो मुझे सारा सच बता दिया। लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश फ्रेंडशिप। ये मैगजीन मुझे दे दे, मैं इसे स्टडी करके तुझे बताती हूँ। चल, बाय। एमिली सारा को जाते हुए देखती है। उसके हाथ में उसने एक कागज का टुकड़ा छुपा रखा है। वो टुकड़ा वो सारा और मालिनी की नजरों से बचाकर बाहर लाती है। उस कागज के टुकड़े में लिखा था HN 3310 और उसके नीचे लिखा था हिडन एजेंडा। सस्पेंस गहरा हो गया था और कोर्ट का एमएलए की लाश से लेकर इन डॉक्यूमेंट्स में मिलना ये बता रहा था कि जिस सच के पीछे वो भाग रही है उसकी चाबी ये कोड ही है। लेकिन इस चाबी का ताला अभी एमिली की पहुंच से बेहद दूर था। एमिली अभी उस टुकड़े को देख ही रही थी कि उसके कंधे पर कोई पीछे से हाथ रखता है। एमिली घबरा कर धीरे से घूमती है। सामने एक लड़की खड़ी थी, अपने साथ एक बच्चा लिए हुए। एमिली उससे उसका नाम पूछती है। कौन हो तुम? और इस तरह कोई किसी के कंधे पर हाथ रखता है? तमीज नहीं है तुम्हें? मैं वो हूँ जिसे आप और पूरी पुलिस ढूंढ रही है। अच्छा, तो आप बताने का कष्ट करेंगे कि आप कौन सी वो है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि हम बहुत सारी वो को ढूंढ रहे हैं। एमएलए चौहान की बीवी और इंस्पेक्टर नयन की बहन। साली तू कहाँ मरवा रही थी अभी तक, और कहाँ छुपा रखा था तुझे उस नयन ने? मैं खुद अपनी मर्जी से छिपी थी। ओहो, तो आप महारानी हैं। जब मर्जी तब आएंगी, जब मर्जी तब छुप जाएंगी। मजाक चल रहा है इधर। रिलैक्स इमली, तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ तुम्हें पहले से। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जिस अतीत को ढूंढने तुम आई हो उस तक पहुँचने में मदद करूंगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें वो तिजोरी ढूंढ निकालनी होगी और उस तक मैं तुम्हें पहुँचाऊंगी। तुझे तिजोरी के बारे में पता है? कहाँ है पता फिर? वो वहाँ है जहाँ तुम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जा सकती। तेरा मतलब है एसीपी कुशाल चौहान? हेलो। सामने से नयन हाफते हुए बोलता है। एमिली, एसीपी का मर्डर हो गया। एमिली नयन को कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन वो उस लड़की पर बंदूक तान देती है और कहती है, यू आर अंडर अरेस्ट।